हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 इंडियन पॉलिटी। तो जो भी हमारी एमपीपीएससी के लिए ज़रूरी है प्रीलिम्स 2026 के लिए, मैं वो जो मेन टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है वो कवर करवा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर हमको पढ़ना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 का हिस्सा है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका हिस्सा है? पार्ट 5 का हिस्सा है। और जो पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल नंबर 52 टू 78 तक होता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 आर्टिकल नंबर 52 टू 78 तक है, जिसमें सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स दिए हुए हैं। अब हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आते हैं? तो उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड 5 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमको ये 5 चीज यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के मैंने यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मेंशन करे हैं। ये जितने भी आर्टिकल हैं प्रेसिडेंट के, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो हम वन बाय वन ये आर्टिकल्स को याद करेंगे और डरना मत, मैं लास्ट में आपको कुछ आर्टिकल्स की ट्रिक भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप वो याद कर सकते हैं। तो हमारा आता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 मतलब हम फर्स्ट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो कि है 52nd। कौन सा आर्टिकल है? 52nd। तो 52nd आर्टिकल में मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ ऐसा मतलब है कि जो आर्टिकल नंबर हमारा 52 है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला गया है, यानी हमारे इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, ये किसकी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर 53 में ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या होती है हम वो देख लेते हैं। तो इस पावर में क्या क्या आएगा? जैसे कि ये अपॉइंट करता है, किस किस को अपॉइंट करेगा? तो ये अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ठीक है, उसके बाद में अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, उसी के साथ में कैग को, उसी के साथ ये बहुत सारे कमीशंस। ठीक है, ये बहुत सारे कमीशंस को अपॉइंट कर सकता है कुछ भी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उसी के साथ में ये कोई भी इन्फो ले सकता है, मतलब ये कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन यूनियन के लिए जो भी है वो सब ये प्राइम मिनिस्टर से ले सकता है, या फिर ये जो भी कमीशन बना है उससे, मतलब इसको ये सारे हक होते हैं, ये इसकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आता है। यानी किसी का भी अपॉइंटमेंट करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इसको चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन लेना, फिर उसी के साथ में ये इंटर स्टेट काउंसिल भी बना सकता है और ये डायरेक्टली यूटीज को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टली यूटीज को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। उसी के साथ साथ ये इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। तो ये सारी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 54। तो आर्टिकल नंबर 54 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 54 में दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या दिया हुआ है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, देखो पहले तो हमको ये जानना है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इसको हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर सकते। और इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स पढ़ना हमको जरूरी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होंगे वो होंगे इलेक्टेड मेंबर, थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, कौन होंगे? देखिए ऐसे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ये समझ आएगा ना आपको? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे हाउस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें होंगे। उसी के साथ साथ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी। देखो,
इसमें हमने क्या-क्या पढ़ लिया? इसमें हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल नंबर 54 में मेंशन है और जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? इलेक्टोरल कॉलेज करता है। जिसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन-कौन मेंबर होंगे? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है? इलेक्टेड मेंबर नॉट नॉमिनेटेड, याद रखना सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। उसी के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो भी यूटीज़ में है अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो उसके इलेक्टेड मेंबर। तो इसमें सारे इलेक्टेड मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है? ये याद रखना। अब आर्टिकल 55 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 55 में दिया हुआ है मैनर, ठीक है? क्या दिया हुआ है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का वो किसके थ्रू होगा? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। अभी क्या होता है वो तो मुझे यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए आप खुद से समझ लीजिएगा अगर जिसको नहीं पता हो तो ये होता है। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 56। तो आर्टिकल नंबर 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म क्या आता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए टर्म होता है इनका 5 साल का, यानी 5 साल तक अपने ऑफिस को होल्ड कर कर रखेंगे जब से ये उस सीट पर बैठे हैं तब से। उसके बाद अगर ये इनको रिजाइन करना हो तो ये इनका रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है? किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। उसी के साथ इनको हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी करा जा सकता है, बट रिमूव कैसे करेंगे इनको रिमूव कैसे करेंगे? थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू इनको रिमूव करा जा सकता है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू। उसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितने साल का है? वो है 5 साल का। अब आता है आर्टिकल नंबर 57 जिसमें दिया हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है? यानी री इलेक्शन की जो एलिजिबिलिटी है वो 57 में दी हुई है कि किस तरह से वापस से हम एक ही इंसान को री इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। तो ये कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है, री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है? ये एलिजिबल है, प्रेसिडेंट एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए और ये कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकता है। देखिए यूएसए में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना तो एक ही पर्सन सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए 2 बार इलेक्ट हो सकता है, ठीक है? सिर्फ 2 बार होगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है एक ही पर्सन। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 58। तो आर्टिकल नंबर 58 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 58 में दिया हुआ है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट का क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा वो आर्टिकल नंबर 58 में दिया हुआ है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बात बोली गई है कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए ये क्वालिफिकेशंस जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का रहवासी होना चाहिए। उसी के साथ 35 ईयर की एज होनी चाहिए, ठीक है? एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर की एज होना कंपलसरी है। उसके बाद में ये लोकसभा का मेंबर, ठीक है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के काबिल होना चाहिए, यानी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है? लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी ये क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए। उसी के साथ में फोर्थ आता है नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी ये भारत सरकार के अंदर ही कोई भी ऐसी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, सरकारी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब आता है आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 है हमारा कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। क्या है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ठीक है? अब इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशंस क्या है कि ये नॉट बी अ मेंबर ऑफ either house of parliament as well as state legislature, ठीक है? ये ना तो पार्लियामेंट में दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में होना चाहिए। इसी के साथ नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये इसकी कंडीशंस बता रही हूँ मैं, ठीक है? और
इसको इंटाइटल्ड करा जाएगा किस किस चीज से? ही इज इंटाइटल्ड बाय किस किस चीज से? एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, प्रिविलेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें इसको प्रोवाइड करी जाएगी। और इसको रेंट के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इसका मैंडेटरी है कि ये इसका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है ना उसमें ही ये रिसाइड करे। ठीक है, तो वो क्या है? राष्ट्रपति भवन, ये इसकी कंडीशंस होंगी। ये मेन कंडीशंस है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है आर्टिकल नंबर 60। और आर्टिकल नंबर 60 क्या है हमारा? आर्टिकल नंबर 60 है ओथ और अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन। तो जो ओथ है ये कौन दिलाएगा? ये दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट की ओथ दिलवाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आता है आर्टिकल नंबर 61 जिसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट का रिमूवल। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वर्ड क्या यूज करा जाता है? इम्पीचमेंट। तो 61 में दिया है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल नंबर 62 में दिया है अगर वेकेंट है प्रेसिडेंट की सीट, ठीक है, तो इसमें क्या है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। अब आता है आर्टिकल नंबर 65 जिसमें दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को फंक्शन करने में अनेबल रहेगा तब। ठीक है, फिर 71 क्या है? 71 में मैटर्स दिए हुए हैं, मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। आर्टिकल नंबर 72 इंपॉर्टेंट हो जाता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट की पावर दी हुई है इसके अंदर। 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी अगर जैसे कुछ भी वर्क है। तो देखो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी वर्क नहीं करता है, प्रेसिडेंट सलाह लेता है, एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं वो प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, प्रेसिडेंट वो करता है। ठीक है, तो वो काई में बताया हुआ है? वो 74 में बताया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट। अब आता है आर्टिकल 75। देखो 75 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको अभी हम नहीं पढ़ते हैं, हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। जैसे आता है आर्टिकल नंबर 78। तो 78 आर्टिकल में क्या है? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज बताई गई है आर्टिकल नंबर 78 में। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज कि अगर कोई भी चीज वो करेगा तो उसके लिए उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब कोई भी चीज अगर वो कर रहे हैं उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रही है तो वो इन्फॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट को, इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन देना, उसको इन्फॉर्म करने की जो ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की वो कहीं में दी हुई है? 78 में। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 111, ठीक है, 111 में क्या दिया हुआ है? असेंट टू बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट से जो भी बिल पास होगा उस पे प्रेसिडेंट का क्या असेंट होना चाहिए वो इसमें दिया हुआ है। अब आता है आर्टिकल नंबर 123। 123 में है पावर, ये इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू promulgate द ऑर्डिनेंस। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट को कुछ भी एडवाइस चाहिए, कुछ भी अगर प्रेसिडेंट को काम है तो वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये काय में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 143 में, आर्टिकल नंबर 143 में।
अब हम देखते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी हुई है। तो देखिए 6 पावर होती है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड है फाइनेंशियल पावर, फोर्थ है जुडिशियल पावर, फिफ्थ है डिप्लोमेटिक पावर, सिक्स्थ है मिलिट्री पावर एंड सेवंथ है इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर इमरजेंसी पावर्स। तो ये सारी पावर्स किसको दी गई है? ये सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है। तो हम वन बाय वन जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हमने पहले भी पढ़ी है कि इसमें ये गवर्नर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट कर सकता है, पीएम के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इन सबको अपॉइंटमेंट कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। उसी के साथ में ये बहुत सारे कमीशंस बना सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये सारा काम इसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। अब आता है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या है कि ये पार्लियामेंट को समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है। अब देखिए समन क्या होता है? तो समन करना यानी पार्लियामेंट की मीटिंग करवाना, ठीक है? मीटिंग करवाना, पार्लियामेंट के मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाना। और प्रोरोग करना यानी उस मीटिंग को, ठीक है, मीटिंग को एंड करना, वो क्या होता है? प्रोरोग होता है। फिर ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, उसकी मीटिंग को डिसॉल्व करवा सकता है। उसके बाद जॉइंट सीटिंग अगर करवानी हो, अगर लोकसभा प्लस राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग एक साथ बैठक करवानी हो, तो वो कौन करवाएगा? वो करवाएगा प्रेसिडेंट। उसी के साथ में जब भी हमारे जनरल इलेक्शंस कंप्लीट होंगे तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, तो फर्स्ट सेशन को एड्रेस कौन करता है? पार्लियामेंट की फर्स्ट सेशन को एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। उसके बाद में अगर लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर एंड चेयरमैन नहीं हो, अगर सीट वैकेंट हो, चेयरमैन अगर उनकी मीटिंग को मतलब अगर मीटिंग में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, तो उसकी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? एक मेंबर जो कि जिसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है? फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को राज्यसभा में, ठीक है? हमको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है? बाकी इलेक्टेड होते हैं और जो 12 मेंबर होते हैं वो कौन सा होते हैं? वो होते हैं नॉमिनेटेड। तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन किस फील्ड से करेगा? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल, ठीक है? याद रखना, ये भी पूछा जाता है। अब आता है बिल। बिल पर प्रायर परमिशन। अगर कोई भी बिल हो जो कि पार्लियामेंट में हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन लगती है प्रेसिडेंट की, ठीक है? प्रायर परमिशन किसकी लगेगी? प्रेसिडेंट की लगेगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे बिल्स, जैसे कि अगर हमको सीएफआई से एक्सपेंडिचर करना हो, सीएफआई क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है? तो अगर हमको इसमें से एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए, तो उसका जो बिल होगा वो बिल के लिए भी प्रायर परमिशन लगेगी। उसके साथ में अगर हमको अल्टरेशन करना हो बाउंड्री का, स्टेट्स की बाउंड्री को अल्टर करना हो या न्यू स्टेट का क्रिएशन करना हो, तो उसके लिए भी अगर हमको बिल पास करना है तो उसमें भी हमको परमिशन लगेगी। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कुछ। उसके बाद अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर 3 चीज कर सकता है। फर्स्ट गिव असेंट, सेकंड विथहोल्ड असेंट एंड थर्ड रिटर्न। यानी या तो वो बिल को पास कर देगा, बिल पे अपनी सिग्नेचर कर देगा, साइन कर देगा और बिल के लिए हाँ कर देगा, और फिर बिल आगे जाकर क्या बनता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है? बिल आगे जाके एक्ट बन जाता है। सेकंड विथहोल्ड असेंट, यानी ये ना तो हाँ करेगा ना तो ना करेगा, ये इसके पास बिल को अटका रख सकता है। और थर्ड, ये बिल को रिटर्न कर सकता है। अब कौन से भी बिल हो, मनी बिल को छोड़ के कोई भी बिल हो, तो ये रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट के पास में वापस से। पार्लियामेंट को रिटर्न क्यों करेगा? अगर उसमें इसको कुछ अमेंडमेंट चाहिए या कोई चीज़ें सुधरवानी हो, तो ये वापस से पार्लियामेंट को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मनी बिल है तो रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है? तो पार्लियामेंट को रिटर्न करेगा। और देखिए पार्लियामेंट को ये एक बार तो रिटर्न कर सकता है, लेकिन जब सेकंड टाइम वो बिल वापस, वो या तो अमेंड होके आ सकते हैं या फिर ऐसा का ऐसा ही आ सकता है। तो अगर सेकंड टाइम बिल आता है तो फिर वो उसको ना तो रिटर्न कर सकता है ना विथहोल्ड कर सकता है, ठीक है? फिर उसको उसको उस बिल को इसे पास करना ही पड़ेगा। थर्ड आता है, ये रेगुलेशंस बना सकता है यूटी के लिए, ठीक है? जिस भी यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, उसके लिए ये रेगुलेशंस बना सकता है, वहाँ की पीस के लिए, मतलब वहाँ की शांति के लिए, वहाँ की गुड प्रोग्रेस के लिए ये रेगुलेशंस बना सकता है। उसके बाद में ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो। यानी अगर इसे कोई भी फॉर एग्जांपल इसे कुछ भी रूल बनाना है, जैसे अगर पार्लियामेंट सेशन में होती है तो वो क्या करती है? वो अपना बिल पास करवा देती है और फिर काम करती है। बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ये क्या करेगा? ये ऑर्डिनेंस पास करेगा। लेकिन उस ऑर्डिनेंस को अगर इसे कंटिन्यू रखना है तो फिर इसे 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट से, ठीक है, अप्रूव करवाना पड़ेगा, तो ही वो कंटिन्यू होगा या फिर वो उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। अब ये केक, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इन सब की जो रिपोर्ट है ना, ये भी पार्लियामेंट में ये दिखवाता है, ठीक है? फिर आती है इसकी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या है? मनी बिल पर इसकी प्रायर परमिशन चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी पार्लियामेंट में, देखो ये पेश कौन करता है? जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो। बट पेश करवाता कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है? पेश करवाता कौन है? प्रेसिडेंट करवाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112। अब आता है नो डिमांड फॉर ग्रांट, यानी कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्रांट की डिमांड करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113, तो उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है।
उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, यानी ये एवरी 5 ईयर में फाइनेंस कमीशन को बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है फाइनेंस कमीशन को? वो तो ये उसकी फाइनेंशियल पावर हो गई। जुडिशियल पावर में क्या आएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी एडवाइस ले सकता है, ये हमने ऊपर आर्टिकल में भी पढ़ा था। फिर ये ग्रांट करता है क्या? पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। पार्डन करना यानी उसकी सेंटेंस को रिमूव कर देना। ठीक है, उसकी पनिशमेंट को, सेंटेंस को रिमूव कर देना। रिप्राइव का मतलब होता है कि अगर कोई भी किसी को भी पनिशमेंट मिली है तो उस पनिशमेंट को ये खत्म तो नहीं कर सकता, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक जरूर सकता है, स्टे कर सकता है। रिस्पाइट यानी अगर किसी को मान लो 5 साल की सजा मिली है तो ये उसको 3 साल में कन्वर्ट करवा सकता है। या फिर सॉरी, ये रिमिशन में है, रिस्पाइट में नहीं है, सॉरी, ये रिमिशन में है। ठीक है, रिड्यूस पीरियड यानी अगर किसी को मान लीजिए 5 साल की सजा है तो उसको ये 3 साल 2 साल करवा सकता है, मतलब ये रिड्यूस करवा सकता है। ठीक है, और रिस्पाइट में तो लेजर सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिस्पाइट किसको डिनोट करता है? रिस्पाइट डिनोट करता है अवॉर्ड करना लेजर सेंटेंस को। ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो ओरिजिनल सेंटेंस है ना उसको अवॉर्ड करके उसे लेजर सेंटेंस में चेंज कर देना। ठीक है, अब आता है डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर में क्या आ जाएगा? जैसे कि जो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, जो भी हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको नेगोशिएट कौन करता है? उनको नेगोशिएट प्रेसिडेंट करता है हमारे इंडिया के बिहाफ पे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट नेगोशिएटेड, ठीक है, नेगोशिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको आई होप ये भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ साथ वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फोरम्स में और अफेयर्स में। इसकी कुछ मिलिट्री पावर है, जैसे कि सुप्रीम कमांडर जो होता है हमारी डिफेंस फोर्स का, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये अपॉइंट करता है चीफ्स को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देखो ये सारे जो ये अपॉइंट कर रहा है तो ये इसकी मर्जी से नहीं करता है, इन सबके पीछे कौन होती है? इन सबके पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 एंड 365, मतलब ये मेंशन है नेशनल इमरजेंसी इस आर्टिकल में, प्रेसिडेंट्स रूल इस आर्टिकल में, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। तो ये तीनों भी इम्पोज कौन करता है? इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कुछ आर्टिकल्स आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। तो देखिए ट्रिक ना हिंदी के लिए है, एक्चुअली मैं इससे याद कर रहा था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो 52 आर्टिकल था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट का पद, तो पद। ठीक है, तो और 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर यानी उसकी कार्यपालिका शक्तियां। तो हमारी ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, क्या है? पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, आपको ये बार बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। तो प फॉर पद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, का फॉर कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स, नी फॉर नियुक्ति यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, को फॉर कोटा, कोटा यानी मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, कार्य काल यानी टर्म, दू से क्या होगा? दोबारा, तो दोबारा उसकी नियुक्ति यानी री इलेक्शन, यो से योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, दशा से द से दशा, दशा यानी उसकी शर्तें, उसकी कंडीशंस। ठीक है, श से शपथ, उसकी ओथ, और महाअभियोग, महाअभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़िए, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, तो आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।